Hey, hi, good evening, everybody. Hello, Sukriti, Purnima, Sahil, Madhav, Dipanshu, Sandeep. गुड इवनिंग जी। स्टार्ट करते हैं अपन लोग। एक मिनट दीजिए। लास्ट क्लास में क्या करा था अपन लोगों ने? AIO SEO ना। पूर्णिमा, आप इस वाले 4 PM वाले बैच में आया करेंगे। ठीक है जी। दीपांशु, आपका एक डाउट है, वो वाला डाउट मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, पोस्ट में जा रहा हूँ मैं, पोस्ट के बाद मैं जा रहा हूँ एड ऑल पोस्ट में, जाके कोई दूसरा ऑलरेडी पड़ा हुआ पोस्ट ही उठा लेता हूँ। देखो, लास्ट क्लास में अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? मैंने आप लोगों को मेटा टाइटल क्या होता है बता दिया था, और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है बता दिया था। अगर आप अपनी तरफ से मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं बनाते हो तो याद रखना, ऑल इन वन एसईओ आपके H1 यानी कि हेडिंग 1 को और आपके इंट्रोडक्शन को मेटा डिस्क्रिप्शन बना देगा, और H1 को आपका मेटा टाइटल बना देगा। याद रखना, आप लोगों को ये खुद अपने आप चेंज करना है। जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पड़ा है उसको ना रखना, चेंज कर देना आप। ठीक है। और हमेशा कोशिश करना कि अपने कीवर्ड को इसमें जरूर प्लेस करें। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों में ही अपने कीवर्ड को जरूर प्लेस करें आप लोग। ठीक है जी। फिर उसके बाद नीचे आया था यहाँ पर फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज में आपको यहाँ पर अपना कीवर्ड डालना है। जैसे मेरा कीवर्ड ये था, कंट्रोल C, इधर जाता हूँ, फोकस की फ्रेज में इधर गया, ऐड फोकस की फ्रेज पर बटन दबा दिया। जितना मुझे याद है, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में किसी ने क्या करा था कि ये यहाँ पर प्लेस तो कर दिया था लेकिन ऐड वाला बटन नहीं दबाया था, है ना। तो याद रखना, जब तक ऐड फोकस की फ्रेज का बटन नहीं दबाओगे तब तक ये आपको स्कोर नहीं देगा। अभी जैसे 94/100 स्कोर आ रहा है मेरा। ठीक है, ग्रीन में आ रहा है, सही स्कोर आ रहा है। अभी एक जो इशू आ रहा है यहाँ पर आप लोगों का, वो आ रहा है, मेरे में अभी अपीयर नहीं हो रहा है वो, क्योंकि मैंने कोई फोटो नहीं लगाई है। एक फोटो लगा देता हूं मैं, इधर जाके एक फोटो ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक रैंडम फोटो ले लेता हूं मैं। अब मैंने यहाँ पर फोटो ऐड कर दी, तो अब यहाँ पर ये वाला एरर आ रहा है मेरे ख्याल में। दीपांशु, आप इसका ये पूछ रहे थे ना? अ, नहीं, ये वाला नहीं था, ये वाला, ये पूछ रहे थे आप, है ना। फोकस की फ्रेज विद इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। देखो, ये वाला एरर हो सकता है आपका आए, और ये एरर हो सकता है जाए ना। मैं आपको उसका दूसरा तरीका बताता हूँ। ये वाला एरर अगर आ रहा है तो आने दो। आप लोगों को देखो, एक चीज याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ऑल्ट एट्रीब्यूट होता क्या है? इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट कुछ नहीं है। ऑल्ट एट्रीब्यूट आपका वही ऑल्ट मैंने बताया था ना, ऑल्ट टेक्स्ट, यानी कि इमेज ऑल्ट टेक्स्ट, है ना। ये वही चीज है। ये जो है ना इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये आपका ऑल्ट टेक्स्ट ही है। आपको ऑल्ट टेक्स्ट जरूर लगाना है अपनी फोटोज में। पहली फोटो कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी पोस्ट। पोस्ट पे गया, पोस्ट पे जाने के बाद फीचर्ड इमेज पे गया, फीचर्ड इमेज पे जाने के बाद ये वाली फोटो ले ली। ऑल्ट टेक्स्ट क्या था मेरा? प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, यही तो मेरा कीवर्ड था। ऑल्ट टेक्स्ट में अपनी फोटो, अपना जो कीवर्ड है उसको आपने डाला, सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। ठीक है, ओके। ये एरर देखो अभी भी नहीं गया। अब यहां पर एक फोटो डाली है मैंने, ये वाली फोटो। अब हालांकि दोनों सेम फोटो हो गई हैं, लेकिन इस फोटो का भी आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। कहां से डालोगे? ब्लॉक पे जाओगे, ये आ रहा साइड में ब्लॉक, ये आ रहा है ऑल्ट टेक्स्ट। देखो, अगर मैं यहां पर अपना मेन कीवर्ड डाल देता हूं, मैंने यहां पर अपना मेन कीवर्ड डाल दिया, क्या हुआ? हाँ, यहां पर मेन कीवर्ड डाल दिया। अब नीचे जाके देखता हूं, अब देखो ये ग्रीन में आ रहा है। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को ऑल्ट टेक्स्ट में अपना कीवर्ड
पोस्ट इमेज में नहीं डालना है, सिर्फ फीचर्ड इमेज में डालना है। यहां पर तो मैं कुछ भी लिख देता हूं, यहां पर तो मैं TOURIST टूरिस्ट इंडिया ऐसे करके लिख देता हूं भले, ठीक है। अब देखो वापस एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, आने दो। AIO क्या चाहता है, AIO ये चाहता है कि जो आपका कीवर्ड है ना, आप अपनी पोस्ट इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में डालो। लेकिन एक्चुअली में हमें क्या करना होता है, हमको फीचर्ड इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में अपना कीवर्ड डालना होता है। तो अगर आपने ये वाली प्रैक्टिस फॉलो कर ली है, कौन सी प्रैक्टिस, कि फीचर्ड इमेज पे गए, फीचर्ड इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में आपने कीवर्ड डाल दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद जितनी भी फोटोज आप लगाओगे ना अपने इस पोस्ट में, जितनी भी फोटोज लगाओगे, आपको सबको उसका एक ऑल्ट टेक्स्ट देना है, लेकिन अपना कीवर्ड नहीं डालेंगे आप। कीवर्ड सिर्फ आपको अपने फीचर्ड इमेज में डालना है। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरी कोई फोटो लगाता हूँ, और ये वाली फोटो मैंने यहाँ लगा दी, तो इस फोटो का भी एक ऑल्ट टेक्स्ट होगा। ब्लॉग पे गया, ये आ रहा ऑल्ट टेक्स्ट, यहाँ पर आप कुछ और लिख देना, ठीक है। ये वाला एरर आ रहा है, आने दो, कोई इशू नहीं है, कोई लोड नहीं है। यहाँ पर मैं ABC लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ये एरर तभी सेटिस्फाई होगा जब आप अपने पोस्ट इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट डाल दोगे, जो आपको नहीं करना है। आ गया समझ में, ये एरर आ रहा है, आने दो, कोई इशू नहीं है। दीपांशु सॉर्टेड है? कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन आ रहा है, बताओ बताओ सुप्रीति। तो टेक्स्ट का ही कंफ्यूजन, मतलब कब डालना है कब नहीं डालना है, क्या चीज है जी? ये चीज मेरे को। तो अभी आपने बोला ना ऑल टेक्स्ट मतलब फीचर्ड इमेज होगी तब डालना है, जैसे नहीं डालना है, नहीं ये नहीं कंफ्यूजन हो नहीं रहा नहीं, है। मैंने ये नहीं बोला, मैं बताता हूँ, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो पहली चीज तो ये कि देयर आर टू, बहुत सिंपल और बहुत स्लोली बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ इमेजेस। दो तरीके की इमेजेस हैं। एक होती है आपकी नंबर 1 पे फीचर्ड इमेज, एक होती है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज होता क्या है, आपके पोस्ट का कवर इमेज है ना, कवर इमेज, इमेज ऑफ आवर पोस्ट, ठीक है, ये होती है। और दूसरी इमेज कौन सी होती है, पोस्ट इमेज, जो पोस्ट के अंदर होती है, विच इज इनसाइड अ पोस्ट, है ना। आपकी फीचर्ड इमेज सिर्फ एक ही होगी, ओनली वन, ये सिर्फ एक ही होती है। और पोस्ट इमेज कैन बी मल्टीपल, है ना, ये कई सारी हो सकती हैं। एक बार दिखा भी देता हूं, ये आ रही है, ये आपका पोस्ट हो गया, और फीचर्ड इमेज आप इस जगह से लगाते हो, यहां से, है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं, यहां से आप फीचर्ड इमेज लगाओगे, ठीक है। और पोस्ट इमेज, ये आपकी पोस्ट इमेज हो गई, ये वाली, इसको पोस्ट इमेज कहते हैं। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले तो ये चीज बता दो, है ना। हाँ, यहां तक तो सॉर्टेड है ना सब लोगों के लिए, ठीक है। अब अभी आता हूं माधव, अभी 1 मिनट में आ रहा हूं, रुको। अब ऑल्ट टेक्स्ट तो दोनों में होता है, ठीक है। फीचर्ड इमेज का भी ऑल्ट टेक्स्ट होता है, और पोस्ट इमेज का भी ऑल्ट टेक्स्ट होता है, ओके। यहां नीचे लिख देता हूं, बोथ द इमेजेस, बोथ द इमेजेस हैव ऑल्ट टेक्स्ट, बोथ द इमेजेस हैव ऑल्ट टेक्स्ट। हर फोटो का ऑल्ट टेक्स्ट होता है। ऑल्ट टेक्स्ट होता क्या है, ये आप लोगों को पता ही है। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, ऑल्ट टेक्स्ट गूगल को पढ़ने में हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है कि वो फोटो किस बारे में है, ठीक है। इसीलिए ऑल्ट टेक्स्ट यूज होता है। अभी जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं, मान के चलो यहां पर मैं हिमाचल प्रदेश डाल देता हूं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये लिख देता हूं मैं, हिमाचल प्रदेश डाला, इमेजेस पे गया। अब गूगल को कैसे पता चला है कि ये वाली फोटो हिमाचल प्रदेश की है, क्योंकि जिसने भी ये फोटो को डाला है अपनी वेबसाइट पर, उसने ऑल्ट टेक्स्ट में इस फोटो का
नाम हिमाचल प्रदेश दे दिया था, इसीलिए ये इस कीवर्ड पे यहां पर अपीयर हो रही है। तो हर फोटो का ऑल्ट टेक्स्ट होता है, आपका पोस्ट इमेज का भी होता है और फीचर्ड इमेज का भी ऑल्ट टेक्स्ट होता है। पोस्ट इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट अपन कहां से लगाते हैं, ये रही मेरी पोस्ट इमेज, इसका ऑल्ट टेक्स्ट कहां से लगाऊंगा, इमेज पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद जाओगे ब्लॉक पे और यहां पर आ रहा देखो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये तो हो गया आपकी पोस्ट इमेज का ऑल्टरनेट टेक्स्ट। लेकिन फीचर्ड इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट अपन कहां से लगाएंगे, इधर पोस्ट पे क्लिक करना, फीचर्ड इमेज पे जाना, यहां से आ जाएगा आपकी फीचर्ड इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट। यानी कि दोनों फोटोज का ऑल्ट टेक्स्ट होता है। क्लियर है सब लोग एंड सुकृति, यहां तक क्लियर है? अभी आगे बताऊंगा। अभी इसमें कोई दिक्कत कि हर फोटो का ऑल्ट टेक्स्ट होता है? सुकृति आवाज आ रही मेरी? ऑडिबल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बता मैं आपको ये रहा हूं कि जो आपका कीवर्ड है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं, बोथ इमेजेस हैव ऑल्टरनेट की टेक्स्ट, यूज ऑलवेज यूज योर, एक सेकेंड, ऑलवेज यूज योर कीवर्ड इन द ऑल्ट टेक्स्ट of your featured image। आपको ऑल्ट टेक्स्ट में, ऑल्ट टेक्स्ट जो है फीचर्ड इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में ही अपना कीवर्ड डालेंगे, और बाकी की जो पोस्ट इमेजेस हैं उसमें आप कुछ भी डाल दो, बस अपने मेन कीवर्ड को नहीं डालोगे। यानी कि ये बोल रहा हूं मैं कि आपका जो फीचर्ड इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट है उसमें तो आप अपने कीवर्ड को यूज करोगे। जैसे इस केस में मेरा कीवर्ड क्या था, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, इसीलिए मैंने इस कीवर्ड को अपनी फीचर्ड इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में यूज करा है। और बाकी जितनी भी फोटो हैं, जैसे ये वाली फोटो है, यहां पर मैं कुछ भी लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा इंडियन टूरिज्म, ऐसे करके लिख दिया मैंने। यहां के पोस्ट इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख दो, लेकिन फीचर्ड इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में आपको अपना मेन कीवर्ड ही डालना है, ये बताना चाह रहा था मैं। अब क्लियर हुआ सुकृति? ठीक है, पूर्णिमा को भी क्लियर हो गया। दीपांशु आपको हो गया क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर ये डालने के बाद इन क्लास एरन, मतलब समझा नहीं मैं, क्या लिख दिया आपने? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका AIO SEO अगर ये रेड दिखा रहा है, कोई बात नहीं, दिखाने दो। अगर आपने डाल दिया है ना तो आप अपने में सेटिस्फाइड रहो, उसको अगर वो रेड दिखा रहा है तो दिखाने दो। ठीक है, ये चाहता है कि आपका जो पोस्ट इमेजेस है उसमें भी, यानी कि पोस्ट इमेजेस के भी ऑल्ट टेक्स्ट में ये चाहता है कि आपका कीवर्ड आ जाए, पर अपने को वो नहीं करना। इसको अपन बार बार यूज करेंगे ना अपने कीवर्ड को हर फोटो में, तो गूगल को लगेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं आप लोगों को। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपकी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर दो यार। अब माधव आप बताओ, आपका क्या डाउट था? जैसे कंटेंट का 1% कीवर्ड यूज करते तो सर जो कंटेंट है उसी में 1% कीवर्ड का यूज करेंगे, या और जगह भी जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और मेटा टाइटल लिखते हैं उसमें भी करेंगे? कंटेंट में आपको जो 1% काउंट करना है वो कंटेंट में करना है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट हटा दो उसको। सिर्फ कंटेंट में 1% यूज हाँ करना जी, है। ठीक है, ओके। हाँ आशुतोष अनम्यूट करो। सेवा सर वो फिर से बता देना सर, क्लियर नहीं हुआ सर। क्या बताऊं, बताओ तो सर अभी जो बताया यार, पूरा कैसे बताऊं मैं, काफी लंबा चौड़ा टॉपिक था ये, बताओ इसमें। हाँ, वो ठीक है, समझ में नहीं आया सर जो वो फायदे का था। मैं आपको ये बता रहा था कि दो तरीके की इमेजेस होती हैं आशुतोष, ध्यान से देखना आप। दो तरीके की इमेजेस होती हैं, एक होती है फीचर्ड इमेज और पोस्ट इमेज, ये मेरे ख्याल में आपको पता होगा। और दोनों ही फोटोज का ऑल्ट टेक्स्ट होता है, दोनों फोटो का ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है। आपको क्या करना है, फीचर्ड इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में तो अपना कीवर्ड डालना है, और बाकी की जितनी भी फोटो हैं
उनके ऑल्ट टेक्स्ट में आप कुछ भी डाल लो, बस अपने कीवर्ड को मत डालो, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये वाला एरर आ रहा है आने दो, कोई लोड नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इंपॉर्टेंट चीज थी वैसे तो ये, आप लोगों ने सही करा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए। एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहां पर दे देता हूं, एक सेकंड है। ठीक है, ये तो हो गया अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, फोकस की फ्रेज लेंथ, ये सारी चीजें अपन लोग कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको एक बार ये रीडेबिलिटी वाला टैब दिखा देता हूं। रीडेबिलिटी पे जाता हूं। ये कुछ भी नहीं है, अपन लोग जैसे जब हम स्कूल में थे, स्कूल में हम आंसर लिखा करते थे ना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराती थी हमें टीचर। बोर्ड का एग्जाम तो मैं मान के चल रहा हूं हम सब लोगों ने दिया है, बोर्ड का एग्जाम है ना। बोर्ड का एग्जाम देते टाइम मान के चलो आप, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश का पेपर होता था ना, इंग्लिश का पेपर है, या चलो हिंदी का मान लो आप, हिंदी का पेपर है, बोर्ड का एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो जो आंसर लिखते हो ना जिस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही आपको अपना पोस्ट लिखना होता है। अभी मैं बता दूंगा कैसे, 1 मिनट देना बस मेरे को, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, देखो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे हम 10th 12th में अपना बोर्ड का पेपर का आंसर लिखते थे ना, आपको उसी प्रकार अपना पोस्ट लिखना है। बता देता हूं, कंटेंट हम वेबसाइट पर आपको वैसे ही डालना है। यही चीज आपका रीडेबिलिटी कवर करती है। सबसे पहली चीज क्या है, इमेज वीडियो इन कंटेंट ग्रीन है। जब अपन लोग आंसर लिखते थे तो हमको हमारी टीचर बोलती थी ना कि भैया डायग्राम बनाया करो, थोड़े मैप वगैरह बनाया करो, है ना, थोड़ा पिक्चर वगैरह यूज करा करो, उससे आंसर और अच्छा हो जाता है ना हमारा। इसका भी वही कहना है कि आप अपनी आर्टिकल जो आपने कंटेंट डाला है ना, इसमें आपको इमेजेस यूज करनी है। हाँ मैंने कर रखी है। अभी देखो मैं इन दोनों इमेजेस को हटा दूं, इस इमेज को हटा देता हूं, इसे डिलीट कर दिया और इस वाली को भी डिलीट कर दिया। अब नीचे देखूं, ये देखो रेड हो गया है। वो कह रहा है कि आपने इमेजेस यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है, मैं वापस जाके इमेज लगा देता हूँ, ये दोनों इमेजेस लगा देता हूँ। अब ये ग्रीन हो गया। अब अगला क्या कह रहा है वो, पैराग्राफ लेंथ। वो बोल रहा है एट लीस्ट 1 पैराग्राफ इज लॉन्ग, कंसिडर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ। शायद आप लोगों को याद हो, हम लोगों को स्कूल में यही बताया जाता था कि एक बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ अपने को नहीं लिखने होते। एक बार दिखा देता हूं ये क्या बोल रहा है ये चीज। जैसे कि मैं अगर सपोज करो आंसर ऐसा लिखना शुरू करूं, किसी भी चीज पर अपन आंसर लिख रहे हैं कि राइट एन ऐसे, क्या स्पेलिंग होती थी ऐसे की, ऑन इंडिया। ठीक है, इंडिया पे आपको ऐसे लिखना है। तो क्या आप एक बार देखना जरा, क्या हम अपनी आंसर शीट में ऐसे लिखते जाते थे क्या लगातार? ऐसे नहीं लिखते थे ना, अलग अलग पैराग्राफ में हम लोग आंसर लिखा करते थे। अगर आप शुरू से लेके एंड तक, ठीक है एक सेकेंड, ओके, हाँ, अगर मैं शुरू से लेके एंड तक लगातार ऐसे ही अपना कंटेंट को लिखता चला जाऊंगा ना, तो पढ़ने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
अगर मैंने इस प्रकार इतना लंबा चौड़ा ये लिख दिया तो, है ना। तो कहना वो क्या चाहता है कि आप लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग जब भी आंसर लिखते थे ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ में अपने आंसर को डिवाइड कर देते थे ना। शायद आप लोगों को याद हो। देखो अब मैं इस प्रकार ऐसे इसको लिख रहा हूं, तो अब समझ में आएगा लोगों को जो भी पढ़ेगा इसको, है ना। ऐसे करके मैंने इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। आपको बस ये याद रखना है कि इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते चलो। अगर पूरे पे आपने बिल्कुल लगातार इसी तरीके, अब ऐसे अगर आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके लिखोगे तो चीजें इजी हो जाएंगी पढ़ने वाले के लिए, है ना। अदरवाइज आप अगर इंडिया पे ऐसे लिखोगे और इस स्टाइल में लिखते रहोगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि भाई स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ना शुरू करा था। ऐसा होता है, मानते हैं आप मेरी बात को? डू यू एग्री एनीवन, या मैं गलत बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ जी सर। जी। तो वही चीज है, हाँ तो वही चीज है कि हम देखो ये वाला एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा एक पैराग्राफ बहुत लंबा है। अरे एक नहीं, मेरे सारे ही पैराग्राफ बड़े, ये तो ठीक है चलो। वो ये वाला पैराग्राफ बोल रहा है। कई बार क्या होता है जब मेरा बहुत लंबा आर्टिकल है ना, और मुझे देखना होता है भैया कौन सा ज्यादा लंबा आर्टिकल आ रहा है, मतलब कौन सा लंबा पैराग्राफ आ रहा है। यहां पर एक आंख बनी हुई आ रही है, आई का लोगो आ रहा है ना। इस आई के सिंबल पे क्लिक करोगे, ये देखो इसने मार्क कर दिया है कि ये वाला पैराग्राफ बहुत लंबा है, जो भी पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आने वाला। नीचे आया, वो देखो ये पूरा पैराग्राफ उसने मार्क कर दिया है कि बहुत लंबा पैराग्राफ है। तो मैं क्या करता हूं, इस पैराग्राफ को डिवाइड कर देता हूं एंड अलग अलग एक पैराग्राफ के दो बना देता हूं। अब देखो हट गया ना ये, है ना। तो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं। ऐसे ही मैं इसको भी, आधे को तो मैं डिलीट ही कर देता हूं, मैंने फालतू इतना लंबा लिखा हुआ है। इतना करा, इसको मैं कर देता हूं इतना छोटा कर दिया। और देखो पैराग्राफ को जैसे ही मैंने डिवाइड कर दिया ना, ये देखो ये भी ग्रीन हो गया, बढ़िया है। अगला एरर क्या आ रहा है कि सेंटेंस लेंथ कह रहा है वो 77.8% सेंटेंसेस कंटेन मोर देन 20 वर्ड्स। आप लोगों को शायद याद होगा टीचर्स हमको बोलते थे कि भाई आप लंबे लंबे पैराग्राफ तो लिखो ही मत, पैराग्राफ को तो ब्रेक करो ही करो, आप सेंटेंसेस को भी ब्रेक कर दो। बहुत ज्यादा लंबे सेंटेंस नहीं लिखते हम। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, इंडिया पे अगर मुझे ऐसे लिखना है कि इंडिया, देखना ध्यान से, हिंदी में लिख देता हूं चलो। इंडिया एक ऐसा देश है जहां क्या लिखूं, जहां मैं ऐसे लिख देता हूं चलो रैंडम, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, हम इंडिया में ट्रैवल, कुछ भी ऐसे ऐसे अगर मैं लिखता रहूं। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इतने सारे वर्ड्स हो गए, मैंने कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगाया है। अगर मैं लिख रहा हूं इंडिया एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको नहीं लगता यहां पर मुझे फुल स्टॉप लगाना चाहिए? सॉरी कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप लगाना चाहिए, है ना। अब मैं इस और को हटा के ऐसे नहीं लिख सकता, यहां घूमने के लिए बहुत सारी जगह है ना। इधर मैं फुल स्टॉप लगा देता हूं एक, इधर हो गया। तो आपको ना बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, फुल स्टॉप लगा दो। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में होता ना विराम करके, वैसे करके अगर आप करोगे तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना है। बस इतना बोल रहा है वो यहाँ पर कि सेंटेंसेस, बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। अब इसमें कौन कौन सा लंबा सेंटेंस है, मेरे ख्याल में पूरा ही है, मैंने कहीं पर भी कोई फुल स्टॉप तो यूज करा नहीं है। बस आप लोगों को दिखाने के लिए इतना लंबा चौड़ा मैंने डमी कंटेंट लिख दिया था, इसलिए ये एरर आ रहा है। मेरे ख्याल में ये वाला भी इशू आपका क्लियर हो गया होगा। इन तीनों में किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट। सिंपल सिंपल सी चीजें, खुद भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे एक बार। ऑल सॉर्टेड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है पैसिव वॉइस। देखो 1, 2 और 3, ये वाला फ्लैश रीडिंग, इनको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो
अगर ये आपकी मीट नहीं हो रही है, यानी कि रेड आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो, परेशान नहीं होते। होता क्या है ये, पहले मैं वो बता देता हूँ। किसी को पता है पैसिव वॉइस क्या होता है? नाम याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो था स्कूल में, ये इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। याद है किसी को कि पैसिव वॉइस क्या चीज थी? थोड़ा थोड़ा सर याद है। बता दो थोड़ा थोड़ा ये। जैसे जो मतलब कोई सेंटेंस मतलब सीधा लिखा होता है, फिर उसको हाँ, बोलो बोलो, सही कह रहे हो। मोड़ मार के लिखते हैं। एक्टिव पैसिव। यस, एक्टिव पैसिव, ठीक है। म्यूट कर लेना यार, हैंड रेस करके म्यूट करा करो। ओके, हाँ, थर्ड पर्सन के थ्रू वर्ड्स। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, दिस इज माई लैपटॉप। ये क्या हो गया? एक्टिव, है ना। इसका पैसिव क्या हो गया? दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू मी। ये हो गया पैसिव। अपने को बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपका मीट हो जाता है, अच्छी बात है। अगर ये रेड आ रहा है, आने दो। कहना ये यही चाह रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा पैसिव वॉइस और बहुत ज्यादा एक्टिव वॉइस नहीं यूज करते। हम लोगों को थोड़े सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ता है। पैसिव वॉइस थोड़ी थोड़ी लिमिट में यूज करनी होती है। बहुत ज्यादा अधिक पैसिव वॉइस ना मुश्किल हो जाता है पढ़ना लोगों के लिए, है ना। क्योंकि दिस इज माई लैपटॉप तो कितना आसान है बोलने में, दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू मी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज है, वो कह रहा है कि एक्टिव पैसिव वॉइस भी ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ये आ भी रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब अगला आ रहा है आपका ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड क्या चीज है? किसी को पता है ट्रांजिशन वर्ड क्या होता है? एनीवन, एनीबडी? ठीक है, ये मैं आपको बता भी क्यों रहा हूं वो भी मैं भी समझाऊंगा आपको। ट्रांजिशन वर्ड होता है, मेरे ख्याल में बिकॉज भी एक ट्रांजिशन वर्ड है। दो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आई एम ईटिंग, फुल स्टॉप, आई एम हंग्री। ठीक है, ये हो गई दो चीज, आई एम ईटिंग, आई एम हंग्री। ये मैंने दो सेंटेंस लिख दिए। मैं अगर इनको एक इनके बीच में एक ट्रांजिशन वर्ड लगा दूं ना, तो मैं इसको एक सेंटेंस भी बना सकता हूं। आई एम ईटिंग बिकॉज आई एम हंग्री। ठीक है, आई एम ईटिंग बिकॉज आई एम हंग्री। एक शब्द लग गया और दो सेंटेंस एक हो गए। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन वर्ड। अभी आप गूगल पे सर्च करोगे ना ट्रांजिशन वर्ड्स, बड़े सारे बता देगा आपको। ट्रांजिशन वर्ड्स, ये देखो कितने सारे ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं आपके। अनडाउटेडली, along with, furthermore, also, ये सब क्लियरली, स्पेशली, ये सब आपके ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। गूगल चाहता है कि हम भी अपनी वेबसाइट पर ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करें। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप लोग क्या सोच रहे होगे अभी मुझे मालूम है। आप सोच रहे होगे यार अपनी इंग्लिश, पहली बात तो हमारी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है। दूसरी बात, अब हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग करने बैठे हैं, इंग्लिश सीखने बैठे हैं, सोच रहे होगे ना आप लोग। देखो, ये काम अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी अगर इंग्लिश राइटिंग अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज को एंजॉय कर लोगे। लेकिन अगर नहीं है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंटेंट राइटिंग का काम आपका नहीं होता है। हर कंपनी में एक कंटेंट राइटर होता है, वो आपको काम करके देगा। आपका काम क्या होता है? आपका काम ये होता है कि भाई कंटेंट राइटर ने जो कंटेंट लिखा है, क्या उसमें कीवर्ड सही जगह से प्लेस्ड है? क्या उसमें हेडिंग H1 H2 वगैरह है? क्या उसने जो भी कंटेंट लिखा है, क्या वो कंटेंट पढ़ के लोगों को समझ में आ रहा है? आपको ये सारी चीजें देखनी होती हैं। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको उस कंटेंट में वो देखना होता है। अभी तो मैं बस आप लोगों को लिखवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी बहुत लिखने की आदत हो जाए, है ना। जब एक आध बार कर लोगे काम, तो आप ना फिर आराम से कंटेंट राइटर का काम चेक कर सकते हो। अदरवाइज जब आपने खुद ही नहीं करा होगा तो उसके काम में क्या गलती निकालोगे? ठीक है,
ओके। हाँ, कंटेंट राइटिंग का काम आपका नहीं होता है, आपको कंटेंट राइटर लिख कर देता है। आपका काम पता है क्या होगा? आप वहां पर कीवर्ड ढूंढोगे, ठीक है, कि किस कीवर्ड पे अपन कंटेंट डालें। आप उस कीवर्ड फिर आप कंटेंट राइटर से लिखवाओगे, वो आपको लिख कर देगा, आप उसमें कीवर्ड प्लेस करोगे, आप उसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन देखोगे। अभी मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप वो सारी चीजें चेक करोगे और फिर कंटेंट को पब्लिश करोगे। हाँ, अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है तो भाई और भी अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ ये चीज, चलो वैसे तो मैं आगे बताता, लेकिन अभी बता देता हूँ चलो। कंटेंट राइटर, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये इंग्लिश राइटिंग में मजा आता है, या जिसको इंग्लिश राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है। ओके, देखो पूछ मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि कंटेंट राइटिंग में ना फ्रीलांसिंग बहुत आराम से मिल जाती है। जैसे मेरे खुद के ही अगर मैं बताऊं तो मेरे पास अगर 2-4 क्लाइंट हैं, तो वो क्लाइंट एक्चुअली में उनको ना कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है, और वो हायर करते हैं कंटेंट राइटर फ्रीलांसिंग में। तो मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश राइटिंग एवरेज है या अबव एवरेज है, तो उन लोग जो क्लाइंट है वो क्लाइंट उनको बोल देगा कि भैया ये कीवर्ड है, एग्जाम्पल के लिए प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, इस पर आप मुझे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखकर दे दो। वो लिखकर दे देते हैं, और इसमें जो पेमेंट होता है वो पर वर्ड होता है। अगर आप जो स्टार्टिंग करते हैं ना, स्टार्टिंग अगर कर रहा है कोई, तो वो मान के चलो 50 पैसे पर वर्ड रेट है अभी इंडस्ट्री में, 50 पैसा पर वर्ड। तो अगर आप 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो, 1000 वर्ड के आर्टिकल को लिखने में लगते हैं 2 से 3 घंटे या 4 घंटे मान लो आप, ठीक है। 4 घंटे में 500 रुपये कमा लिए। और दिन के अगर ऐसे आपने 2 आर्टिकल लिख दिए, तो मैं काफी, अब मेरी काफी स्टूडेंट्स हैं जो दिन के ऐसे 1000 वर्ड के 2 आर्टिकल्स लिख देते हैं, और 50 पैसे पर वर्ड के हिसाब से 2 आर्टिकल्स के उनको 500-500 के दिन के उन्होंने 1000 बना लिए। और अगर उनका काम अच्छा हो जाता है, अगर वो सही मतलब उनको बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है ना लिखने की, तो ये रेट हो जाता है 1 रुपी पर वर्ड, 2 रुपी पर वर्ड तक जाता है। मैंने मतलब बाहर का कोई क्लाइंट मिलता है तो वो 4 रुपए 5 रुपए पर वर्ड भी दे देता है। तो मान के चलो अगर आपको 2 रुपए पर वर्ड की अगर मैं बात करूं, हर वर्ड के आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया आपने, 2000 रुपए बन गए आपके 2-4 घंटे में। ओके, तो कंटेंट राइटिंग एक स्कोप होती है, वैसे तो अभी मैंने बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है आपको। कंटेंट राइटिंग अपन लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे, बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत लिखने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कंटेंट राइटिंग फिर अपना काम नहीं है, फिर कंटेंट राइटर ही करेगा। हाँ माधव, आप ये पूछना चाहते हैं कि सर हिंदी में कंटेंट राइटर की जरूरत है या नहीं, है ना? हाँ, पता था मेरे को। यस, हिंदी में भी कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। आप अभी तो अपनी डमी वेबसाइट बना रहे हो, अपनी जब आपको थोड़ा काम आ जाएगा ना, आप एक, मैं आपको टॉपिक दूंगा, उस पर आप अपनी वेबसाइट बनाना, ठीक है, उस पर आप कंटेंट डालना। अगर आपका काम बढ़िया है, मैं आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड करवा दूंगा, अगर लगता है तो वो मतलब वो आपको 50 पैसा 60 पैसा पर वर्ड वो दे देते हैं, ठीक है। हिंदी कंटेंट राइटर्स की भी बहुत डिमांड है मार्केट में, ठीक है। बट उससे पहले अपने को काम अगर आना चाहिए, काम वगैरह। तो जब ये वाला हो जाएगा अपना, तब मैं आपको कंटेंट राइटिंग भी कराऊंगा, ठीक है जी। कुछ डाउट है, कुछ हिंदी पूछना में है तो किसी? बढ़िया लिख लेते हैं सर। है जी। हिंदी में बढ़िया लिख लेते हैं सर। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन वो एसईओ इसके हिसाब से होना चाहिए। अभी एसईओ आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना, जब एसईओ कंप्लीट हो जाएगा तब आप और अच्छा लिख पाएंगे। कुछ पूछना है किसी को? देखो आप लोग अपनी राइटिंग स्किल्स अगर अच्छी कर लो तो बहुत बेनिफिट है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। मेरे ख्याल में पैसिव वॉइस ट्रांजिशन वर्ड तक समझ में आ गया है। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस क्या होता है? एनीबडी नोज कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस? स्कूल में पढ़ा होगा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस का ये मतलब है, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप लोगों में सब ने ही कभी ना कभी बचपन में गाय पे निबंध तो लिखा ही होगा, है ना? हम सब ने ही, मैंने भी लिखा है बचपन में गाय पे निबंध। अब वो निबंध कैसा होता था, छोटे बच्चे कैसे लिखते हैं? गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 आंखें होती हैं, है ना? ऐसी तो लिखते हैं ना। इसमें क्या चीज हो रही है? कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस का ये मतलब हुआ, आप देखोगे मैंने 3 सेंटेंसेस बोले हैं, और तीनों सेंटेंसेस ना एक ही शब्द से शुरू हो रहे हैं।
कौन सा है वो शब्द? गाय। ऐसा होता है ना। अगर मैं आपको इंडिया में लिखने को दूं तो फिर आप इंडिया में कैसे लिखोगे? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, इंडिया हैज ह्यूज पॉपुलेशन, इंडिया हैज अ वाइड वेरी टेरेन, है ना। आप हर शब्द को इंडिया से स्टार्ट कर रहे हो, ये गलत होता है। हमें खुद ही, अगर हम पढ़ते हैं ऐसे, अगर इंडिया इंडिया से बार बार शुरू हो रहा है, या गाय का अगर मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर वो गाय से बार बार शुरू हो रहा है, तो टीचर फिर नंबर कम देता है ना, क्योंकि वो मेच्योरिटी नहीं लिखती है आंसर में। तो आपको यहां पर भी सेम करना है। आपको कोशिश करना कि वर्ड्स, आप एक ही वर्ड से बार बार आपके सेंटेंसेस शुरू ना हो। और ये चीज ना गूगल एड्स में भी आएगी, ध्यान रखना। गूगल एड्स में भी इस चीज को कंसिडर करा जाता है कि आपके सारे सेंटेंसेस एक ही वर्ड से शुरू नहीं होने चाहिए। हाँ, एक आध हो गया, दो चार हो गए, ठीक है, चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया इज देश, इंडिया इज देश, इंडिया इज देश, बार बार इंडिया 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 लिखे चले जा रहे हैं, गाय 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 लिखे चले जा रहे हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस क्या होता है, क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब आता है सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? इन सबको हटा देता हूं मैं। देखो, मैंने क्या करा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहां पर मैं पैराग्राफ दे दे के तो लिख रहा हूं, चलो, है ना, पैराग्राफ दे दिए, लेकिन आप लोग नोटिस करो, मैंने बीच में ना कहीं पर भी कोई हेडिंग नहीं दी है। ये चीज गलत है। आपको बीच बीच में हेडिंग देनी होती है। तो अगर मैं यहां पर कुछ लिखूं, तो इसको मैं बना देता हूं बड़ा करके, अपन ऐसे बोल्ड कर देते थे ना, या अंडरलाइन कर देते थे। तो आपके कंटेंट के बीच बीच में ना आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार लिखे चले जा रहे हो, लिखे चले जा रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो वही बोल रहा है कि सब हेडिंग तो है ही नहीं, यू आर नॉट यूजिंग सब हेडिंग। मैं भी यहां पर डमी सब हेडिंग लगा देता हूं। एक ये हो गई, यहां पर कुछ लिख देता हूं मैं, इसको सब हेडिंग बना देते हैं। इधर गए, हेडिंग पे गए, इसको बना दिया अपन ने H2। ठीक है, अब एक मैं यहां बना देता हूं, उसके बाद यहां पे कुछ लिख देता हूं रैंडम, और इसको मैंने बना दिया हेडिंग H2 बना दिया इसको भी। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो ये रेड हो गया, ग्रीन हो गया है कि सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। ठीक है, तो मेरा ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये ठीक है। ये तो मैंने ऐसी कुछ भी ऐसी रैंडम जिब्रिश लिखी हुई है, तो इसमें तो होगा ही। अब लास्ट वाला रह जाता है फ्लैश रीडिंग। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया है? हाँ माधव। सर सब हेडिंग कितना होना चाहिए कम से कम? ऐसा कुछ भी लिमिट नहीं है, जितना आपको, यार जब अपन आंसर लिखते हैं कोई, तो हम अपने ही समझ से लगाते हैं ना हेडिंग्स, वैसी ही लगानी है आपको। कम से कम एक H2 तो यूज करो ही करो। और ऐसा नहीं कि आपने 2 लाइन लिखी फिर एक हेडिंग लगा दी, फिर 4 लाइन लिखी फिर हेडिंग लगा दी। तो अपने कॉमन सेंस से लिखना होता है, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है ना गाइस? ये आप अपने, मतलब जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो अपने हिसाब से तो हेडिंग लगाते हो ना। अगर आप हर 2 लाइन बाद हेडिंग लगाओगे तो बड़ा खराब लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कितनी हेडिंग लगानी है कितनी नहीं लगानी है। पर हाँ, एक H2 तो आप लेंगे ही लेंगे। और हेडिंग पे भी मैं अभी क्लास लूंगा, अभी शायद कल या परसों में हेडिंग का पूरा एक सेशन होगा अपना। ठीक है, क्योंकि अपने को H1 से लेके H6 तक पढ़नी है। ओके जी, हेडिंग वाली चीज यहां तक सब सॉर्टेड है। अब इसके बाद फ्लैश रीडिंग तो कुछ है नहीं, ये फालतू का एक टॉपिक है बस। फ्लैश रीडिंग क्या है, आपने जितना भी कंटेंट जो लिखा है ना, इसको पढ़ने में कितना इजी है कितना टफ है, ये अपना एआईयू ने ऐसी एक अपना स्कोर बना रखा है। इसको इग्नोर कर सकते हो, और इन दोनों को भी इग्नोर कर सकते हो, पैसिव वॉइस और ट्रांजिशन वर्ड और फ्लैश रीडिंग। अगर ये रेड में आ रहे हैं, आने दो, कोई लोड नहीं है। बाकी सब आपको ग्रीन करना है। इसमें जितने ज्यादा ग्रीन कर सकते हो कर देना। ये अगर आप बाकी चीजें ग्रीन कर दोगे ना,
फ्लैश रीडिंग भी आपकी देख लेना, अपने आप ही हो जाएगी। और नहीं हो रही है कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है, जरूरी जरूरी चीजें अपने को करनी है। अब ये एक टैब रह जाता है टाइटल का। टाइटल में वो क्या कह रहा है, एसईओ टाइटल, ये इसमें कुछ खास नहीं है, ये चीज आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो कि आपने एसईओ टाइटल में की फ्रेज डाला है, बिगिनिंग में डाला हुआ है, और एसईओ टाइटल मतलब मेटा टाइटल, तो यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड को डाला हुआ है, ठीक है जी। इसके साथ आपका एआईओ एसईओ कंप्लीट होता है, बेसिक और रीडेबिलिटी। टाइटल तो कुछ ही नहीं है, टाइटल वाली चीज रिपीट हो रही है बस, ये आप ऑलरेडी इसमें देख चुके हो। ये हो गया आपका। अब अब मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, सब लोग एक लॉजिकल पोस्ट लिखना, ठीक है, 2-4 पोस्ट लिख लो, बाद में मैं आपसे नहीं लिखवाऊंगा कुछ भी, जब तक हमारा एसईओ एसईओ चल रहा है ना, थोड़ा बहुत लिख लो, थोड़ा बहुत कीवर्ड रिसर्च कर लिया, कीवर्ड रिसर्च कर आपने उस पर कॉन्टेंट लिखा, आपने 2-4-500 वर्ड्स का आपने कंटेंट डाला, और जितना भी एआईओ की चीजें आप ग्रीन कर सकते हो करो, और मेरे को बताओ। इसमें बस एक चीज अभी बची हुई है, ये चीज नहीं बताई है मैंने, फोकस की फ्रेज इन यूआरएल। तो कल के सेशन में हम पहले ये समझेंगे कि यूआरएल होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको ये वाला पॉइंट भी बता दूंगा। तो फिर आपका अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, एनीवन एनीबडी। एक सेकेंड। हाँ जी, गैस कोई डाउट है? पॉज कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग।